हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 है साइंस का। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या दिया हुआ है? बल। बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर। इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है आपको क्या? केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना। ये जो माइनस देख रहे हैं, जब इसको हम केजी अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस में, वही दिखाया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसी का पूछा है कि एक अन्य नाम भी होता है ऐसा, ये इसको एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक अन्य नाम से पुकारते हैं, उसी का नाम पूछा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं न्यूटन, हिंदी में न्यूटन ऐसे। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है? यहाँ पूछ रहा है संभव नहीं है, क्या करना? अंतर करना संभव नहीं है। तो ये सभी में अंतर करना संभव नहीं है। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एकोशिका और बहुकोशिका जीव, प्रकाश संश्लेषण, हरित शैवाल और गैर प्रकाश संश्लेषण, ये सभी में आपको बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी, सारे में आप अंतर स्थापित नहीं कर सकते हो। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के रस में, सत को क्या बोलते हैं? रस में अजाडिराइटिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। हाँ, ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, क्योंकि नीम के रस में क्या पाया जाता है? अजाडिराइटिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? उपधातु पूछ रहा है, तो उपधातु हमारा कौन है? सिलिकॉन है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है ना, और ये रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह का आ गया है। ठीक है, तो सिलिकॉन, तो मैंने हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, तो सिलिकॉन हो जाएगा आपका उपधातु। ठीक ना, सिलिकॉन से कुछ जुड़ी हुई बातें और पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन को कैसे दर्शाते हैं? एसआई से दर्शाते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, या एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ये कितना होता है? ये आपका होता है 14। कितना होता है? 14। ठीक ना। और इसका आपको एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी याद रखना चाहिए। तो एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है सिलिकॉन का? तो वो होता है 28.085। ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, सिलिकॉन का क्या यूज है? तो अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन को किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका यूज हम लिख देते हैं, या एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि सिलिकॉन का किस चीज़ में यूज किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में यूज किया जाता है। तो कैसे लिख दे सकते हैं हिंदी में? अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक ना, अर्धचालक इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझेंगे? सेमी
कंडक्टर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर दे दे आपको, इसका एग्जाम्पल दे दे अर्धचालक का, तो जैसे सोलर सेल बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, कंप्यूटर चिप बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ये सारे जो एडिशनल पॉइंट है इसको किताब कॉपी में अपना लिखते जाइए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार क्या हो जाएगा। वर्ग मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है। तो उसमें अगर आप नीचे जाते हो, क्या बोल रहा है, नीचे की ओर जाने पर, जैसे ऊपर से कहाँ जाना आपको, नीचे की ओर जाते हो, ठीक ना। तो क्या होता है परमाणु, तो तत्वों के परमाणु में क्या होता है, उसके आकार का पूछा है। क्या पूछा है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या आकार में परिवर्तन होता है, तो इसका साइज जो होता है, आकार मतलब साइज भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका साइज क्या हो जाता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, अच्छा से लिख देता हूँ मैं, साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, साइज बढ़ता है, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। ऐसे साइज क्यों बढ़ता है, कारण भी जान लीजिए। कारण क्या है, कारण है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इसलिए क्या होता है, परमाणु का आकार या साइज इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है, याद है आप लोग को, तो ये आपका है किसमें, बेगूसराय में। कहाँ पर है, बेगूसराय में। क्या याद रखेंगे, बेगूसराय में। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, याद रखेंगे। किसके द्वारा करवाया गया था स्थापना, तो सोवियत संघ, जिसे हम बोलते हैं रूस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं, उसने ही बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की थी 1964 में। किस जगह पर, बिहार के बरौनी में, बेगूसराय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। वेग और समय ग्राफ बनाइएगा, उस पर जो एक ढाल होता है वो क्या बताता है, किस चीज़ को निर्देशित करता है। तो एक ग्राफ बना ही लेते हैं हम लोग वेग और समय के बीच में। तो ये हो गया समय और ये हो गया वेग, ये हो गया वेग, ठीक है, जिसे हम v से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो इस दोनों के बीच में जो एक ढाल होता है, ढाल बना लेते हैं, ये मान लीजिए ढाल है। तो इसके परपेंडिकुलर समतल एक डॉट लाइन खींच लेते हैं। इस दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो ये मान लेते हैं लाइन यहाँ से A और ये यहाँ से B, मतलब इसको ऐसे मिला देते हैं थोड़ा, ठीक है, डॉटेड से मिला देते हैं। डॉट से मिला देते हैं। तो वेग और समय के बीच में जो ये ढाल बन रहा है
और उसके बीच में एंगल बन रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये किस चीज़ को निरूपित करता है? तो ये करता है त्वरण को निरूपित। ये दर्शाता है किसको? त्वरण को। कैसे दर्शाता है? तो आइए इसको मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ से ट्रायंगल उठा लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी, ठीक ना। तो ए बी सी ट्रायंगल में आप देखोगे ये जो एंगल है थीटा, वो क्या दिखा रहा है कि ए बी डिवाइडेड बाय सी बी, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया B एक तरह से, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया? P बाय B हो गया। ये अभी कोई काम नहीं है, इसे P बाय मिटा देते हैं। तो ये AB किसको दिखा रहा है? AB दर्शा रहा है आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और CB किसको दिखा रहा है? समय को। समय के समतल में है, तो यहाँ पर समय के लिए T आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तो v माइनस यू बाय टी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी में v माइनस यू का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम किसको दिखाता है? ए को। ए किसको कहते हैं? ए क्या होता है? त्वरण। तो जो वेग है और समय के बीच में जो वेग में चेंज आता है समय के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी में वेग में जो चेंज आता है समय के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्या राइट हो गया? डी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताइए कौन सा गैस उत्तरदायी है? हम लोग का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कौन सा गैस है? बताइए कौन सा गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोलते हैं। ये मुख्यतः हमारे ओजोन परत को भेदने में या उसके में छेद करने के लिए यही हमारा CFC गैस जिम्मेदार है। सी किसके लिए यहाँ पर सी किसको इंडिकेट कर रहा है? तो क्लोरीन को, ठीक है। और एफ किसको इंडिकेट कर रहा है? एफ फ्लोरीन को। और सी किसको यहाँ कर रहा है? कार्बन को, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो ओजोन परत में छेद करने के लिए गैस जिम्मेदार है वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार के उपकला का उदाहरण है? तो किस कला का उदाहरण है बताइए? तो ये है आपका घनाकार उपकला और स्तंभकार उपकला। तो ए और सी का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप कुछ बात जान लेते हैं कि आपका जो स्ट्रेटम जर्मिनेशन होता है ये होता क्या है, तो जान लेते हैं। एपिडर्मिस कोशिकाओं की आंतरिक परत को स्ट्रेटम जर्मिनेशन कहा जाता है। जो एपिडर्मिस कोशिकाओं की आंतरिक परत को होते हैं ना, जो एपिडर्मिस कोशिकाओं की आंतरिक परत होता है उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक ना। और इसी का जो स्तंभकार उपकला तथा घनाकार उपकला का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है? कौन सा द्रव नहीं है? द्रव मतलब लिक्विड बोल सकते हैं। तो कौन सा इसमें लिक्विड नहीं है? आर्द्रता में तो लिक्विड होता है। आर्द्रता जो होती है उसमें क्या होते हैं? द्रव की मात्रा, द्रव ही होता है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें होता है। तो ये तो है
यहाँ आपसे नहीं पूछा है लेकिन ये है, ठीक ना। जल में तो आर्द्रता होता है, ये भी है। और धुआं जल, जल तो इसमें देखिए नाम में धुआं जल में जल जुड़ा हुआ है तो इसमें भी आर्द्रता होता है। किसमें नहीं होता, आपसे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा नहीं वाला। तो गर्मी का अनुभव, हम गर्मी का अनुभव कर रहे थे, एक तरह का ये क्या है, अनुभव है, तो इसमें जल नहीं होता। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया डी, ठीक ना। इसमें आपका द्रव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बता सकते हैं किसमें होगी? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वो किसमें होती है? वायु में होती है। किसमें होती है? वायु में होती है, सबसे ज़्यादा वायु में। उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा का समझा दिया। सबसे ज़्यादा किस में होती है, यहाँ अधिकतम पूछा है तो अधिकतम सबसे ज़्यादा होती है वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। किसका चाल? प्रकाश का चाल, ठीक ना। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। आप में अगर मान लीजिए इसमें बार वायु दिया, अगला बार हो सकता है कि जल दे दे तो जल हो जाएगा। तो अभी के लिए वायु सबसे ज़्यादा किसमें चाल होती है प्रकाश का? तो वायु में। आगे बढ़ते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। होता है ना, जो आप फूड पैकेट चिप्स खाते हो, जैसे एग्जांपल में समझा देता हूँ। आप जो लेज खाते हो उसको क्या रखा जाता है? पैकेट में बंद करके रखा जाता है, लेज का पैकेट में। और उसमें कौन सा गैस भर फिल होता है? नाइट्रोजन गैस फिल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल होता है कि इसके अंदर जो चिप्स रखा है वो ऑक्सीजन के संपर्क में न आके रिएक्शन ना हो पाए, इसलिए इस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकता है। किसको? जो भी फूड पैकेट प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ लेज का, तो लेज को किससे रोकेगा? O2 के संपर्क कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिससे इसमें इसमें क्या होता है? विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। तो आपका ये जो क्या होता है, लेज जो है वो फूड मटेरियल अधिक दिनों तक चल सके, ठीक ना। लेकिन यहाँ पूछा है कि वसा और तेल का ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है। जैसे आप लोग जंगल नहीं पढ़े हो कि जंगल अगर हम खो गए तो हमको अगर दिशा खोजना है तो हम चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं ना। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है। किस तरफ स्थित होती है ये बताइए? किस तरफ स्थित होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरब पश्चिम दिशा में, उत्तर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब आप सुने होंगे कि हम लोग जब दिशा खो जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, तो हम दिशा खोजने के लिए हम क्या करते हैं? चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कंपास का। तो वो हमको कौन सा दिशा दिखाता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा दिशा दिखाता है? नॉर्थ टू साउथ दिखाता है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है। मतलब वोल्टेज कहने का मतलब 220 वोल्ट है और पावर आपका 100 वाट अंकित है। कहाँ पर? बल्ब पे। जब इसे 110 वाट पर प्रकाशित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होती है? तो देखिए यहाँ से आपको पहले आर खोजना होगा कि वो बल्ब जो है जिस पे 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। प्रतिरोध खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? प्रतिरोध। तो ये खोजने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है? V² बाय R होता है। तो R इधर आ जाएगा तो V² बाय P हो जाएगा।
अब भी यहाँ पर कितना है 220, तो 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और P हमारा 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो R हमारा निकल गया 484, 22 को गुना करेंगे 484 ओम हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब आगे जाएंगे तो अब हमको कितना पे वो बल्ब जलाना है, भी आपको दिया है 110 वोल्ट 110 वोल्ट। और यहाँ पर अब आप जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हम निकाल लिए हैं, वो कितना है 484 ओम है, ठीक ना। अब इस आधार पे अगर हम पावर खोजना चाहे तो क्या होगा भी स्क्वायर बाय आर, तो भी हमारा 110 गुना 110 और डिवाइडेड बाय 484, तो 11 से 4 बार में 4 बार में यहाँ बचा 10, फिर इस 11 से ये 4 बार में यहाँ बचा 10, यहाँ से कट गया 100 25 बार में, तो P बराबर कितना पावर लेगा 25 वाट। तो आपका जो नया शक्ति कितना उपयुक्त करेगा, तो आपका निकल गया ऑप्शन डी 25 वाट। ठीक है, समझ गए होंगे। ये आपका सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि आपका रिपीटेड है, हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। आगे आते हैं, सभी केरू सिक्कियों की एक समान विशेषता है। सभी केसुरुकियों की एक समान विशेषता है। क्या समान विशेषता होती है, तो समान विशेषता ये होती है कि ये सारे जो है हमारे सिर से खोपड़ी से जुड़े हुए होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए खोपड़ी या कपाल, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक ना। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा, तो देखिए पहले 10 था, अब उसको जब डुबा दिए तो उस वस्तु का हो गया कितना 8 न्यूटन। तो उसके द्वारा जो पानी में द्रव में न डुबाए थे तो द्रव कितना हटाया गया था, द्रव का वजन बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम क्या जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम जानते हैं, तो आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा हम क्या जानते हैं, लिख लेता हूँ मैं एक बार, ऐसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता था, क्या बोले थे आर्किमिडीज कि द्रव में डुबोई वस्तु के भार में कमी बराबर क्या होता है, कुल विस्थापित द्रव का भार। जैसे वस्तु को द्रव में डुबाए, ठीक ना, तो द्रव में डुबाए वस्तु के भार में कमी बराबर क्या होता है, कि यही पूछा है कि हटाए गए द्रव का वजन पूछ रहा है, तो वो बराबर होता है कि कुल विस्थापन द्रव का भार, जितना द्रव का भार में क्या हुआ है विस्थापन हुआ है, ठीक ना, मतलब वहाँ से उस जगह से हटाया गया है। तो क्या होगा, पहले कितना था वस्तु का 10 न्यूटन और उसके कारण कितना घट के हो गया है 8 न्यूटन, उसमें कमी हुआ है, तो वही तो लिखे हैं कि भार में कमी, तो उसको घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो 2 न्यूटन, वही हमारा क्या आ जाएगा कि द्रव का वजन हमारा उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन हमारे पास आ जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका कौन राइट हो गया, डी राइट हो गया। समझ में आया होगा कि आर्किमिडीज ने कहा था, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु अगर द्रव में डुबाया जाए और उस वस्तु का जो भार होगा और जो डुबाने के कारण जितना पानी जितना ही द्रव वहाँ से हटेगा उस जगह से, ठीक ना, तो वस्तु डुबाए 10 न्यूटन का
और उसका कमी कितना हुआ, 8 न्यूटन उसके वजन में कमी हुआ, और उसके द्वारा क्या हुआ, कितना हटा है, तो 2 न्यूटन का वहाँ से जगह खाली हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा द्रव का, तो वही आपका जो विस्थापन जितना होता है वही आपका द्रव का भार कहलाता है। तो 2 न्यूटन, ऑप्शन डी राइट। आगे बढ़ते हैं। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन सी टेपोनमा पैलिडम के कारण होता है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो किसके कारण होता है, टेपोनमा पैलिडम के कारण होता है। इसको उपचार के लिए, इसका जो उपचार के लिए कौन सा दवा का यूज होता है, तो इसका उपचार के लिए कौन सा दवा का यूज होता है, तो पेनिसिलिन नामक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेनिसिलिन नामक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसके उपचार के लिए, टेपोनमा पैलिडम के उपचार के लिए। नहीं सॉरी, ये तो कारण है ना, ये कारक है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन सी हो गया, टेपोनमा पैलिडम के कारण हमारा सिफिलिस रोग होता है जो एक यौन संचारित रोग है। तो सिफिलिस के उपचार के लिए हमको कौन सी दवा लेना चाहिए, पेनिसिलिन लेना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन किसका अणुसूत्र, ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है में कितने सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंधन है, ये बोल रहा होगा। तो देखिए C4H10, ठीक ना। इसको अगर तो C कितना है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 लाल से कर देते क्या, 1 2 3। इसके 10 कितने H, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। तो देखिए C4H10 सारे इस तरह से सजा दिए। तो इसमें पूछ रहा है C और H के बीच में, C और H के बीच में कैसा बंधन है, C और H के बीच में, C और H के बीच में आप देखोगे तो 10 जो है एकल बंध है, एकल बंध है, ठीक ना। और C और C के बीच में क्या है, 3 एकल बंध है, ये लॉ है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो कुल सहसंयोजी एकल कितने हो गए, तो कुल जोड़ देंगे तो कुल जो यहाँ पूछा है सहसंयोजी बंधन कितने हो जाएंगे, तो सहसंयोजी बंधन में यहाँ से लिख लेता हूँ, कुल सहसंयोजी बंधन कितने हो जाएंगे, 10 + 3। C और H के बीच में 10 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और C के बीच में कितना 1 2 3 है, तो टोटल से संयोजी बंधन यही कहलाते, तो 13 है, ठीक ना, किसके, इस फॉर्मूला के अंदर में, ठीक ना, ब्यूटेन के अंदर में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के अनुसार भी बता दिया फॉर्मूला को तोड़कर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है, तो 23 है। कितने हैं, 23 है, याद रखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये तो सबको याद हो जाएगा। भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, जो जहाँ पर पुआल जलाया जाता है तो धुआं फैल जाता है, हर साल होता है, वो है हमारा नई दिल्ली। तो जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है वहीं तो स्थापना करेंगे ना उसका थे मुख्यालय। तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी हेड क्वार्टर की,
तो 1974 में हुई थी। किसकी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय की स्थापना हुई थी 1974 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इस तरह से आपके जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 आउट ऑफ 20 किसके? साइंस के। किसमें? बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आएंगे। तो ये आपका इसी से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपका प्रीवियस ईयर 2023 का प्रीवियस ईयर यहाँ पर सॉल्व करवाया आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो वो उन्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अंतिम तक पढ़ते हुए आए, इसका मतलब आप वीडियो आपको पसंद आया, आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल फैमिली का परिवार बनिए फ्रेशर क्लासेस का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही मत करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और अदर विषय का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर आपको रीजनिंग का और इंग्लिश का मिल जाएगा और अदर सब्जेक्ट का और प्रीवियस ईयर मैं करवाऊँगा सेट। ठीक ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और हमसे अदर सोशल साइट पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक ना? टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।